Pace up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग का नेक्स्ट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सबमेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट के बीच में डिफरेंस, उनके इंपॉर्टेंस और बेसिक उनकी डेफिनेशंस या मीनिंग, उनका क्या मतलब होता है। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने असेसमेंट के बारे में बहुत डीपली सारी चीजें आपको समझाई हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और बाकी आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी जिसमें आपको पूरे असेसमेंट फॉर लर्निंग के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको हेल्प करते रहें आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक असेसमेंट फॉर लर्निंग का। फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हिंदी में रचनात्मक आकलन कहा जाता है और सबमेटिव असेसमेंट जिसको सारांशित मूल्यांकन कहा जाता है। अब पहले अपन फॉर्मेटिव असेसमेंट समझ लेते हैं। फॉर्मेटिव क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है फॉर्मल, जिस वे में हम उसको असिस्ट करते हैं अपने किसी भी स्टूडेंट को या सभी स्टूडेंट्स को। पहली चीज इज यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग। क्यों यूज होता है? मॉनिटर करने के लिए कि स्टूडेंट कैसी पढ़ाई कर रहा है, उसको कितना समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है ऑन द डेली बेसिस, हर दिन का जो असेसमेंट है। बाय प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक that can be used by instructor or teacher to improve their teaching. Ongoing feedback किसके द्वारा? टीचर्स के द्वारा। इसलिए जब बच्चा हम क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं तो क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से टॉपिक के बीच से ही, जिसमें ये समझ में आए कि बच्चे का कितना ध्यान है टॉपिक पे, उसको कितना समझ में आ रहा है, वो कहाँ लैग बिहाइंड हो रहा है, हमें उसे कहाँ इम्प्रूव करवाना है। तो ये ऑनगोइंग टीचिंग, ऑनगोइंग फीडबैक जो हमें मिलता है वो किस लिए यूज होता है? टीचर जिससे अपनी टीचिंग इंप्रूव कर सके अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नॉलेज। सेकेंड बाय स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। ऑफकोर्स जब स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा, टीचर उसको भी करेक्ट करेगी कि भाई तुम यहाँ गलत समझ रहे हो और इस तरीके से इसको सॉल्व करना है या इस तरीके से इसको समझना है। तो पैरेलली बच्चा भी इंप्रूव करेगा उसी तरीके से वहीं पे एट द मोमेंट। तो अब फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जैसे स्कूल्स में एफए होते हैं क्लास में, या क्लास टेस्ट होते हैं, या टीचर ओरल टेस्ट लेती है। ये सारे जो फॉर्म्स हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के हैं। सारे फॉर्म्स जो हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के, क्योंकि ये पढ़ाई करवाते टाइम या चैप्टर कंप्लीट होने के बाद या टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ये ऐसे सब टेस्ट लिए जाते हैं। अब समेटिव असेसमेंट, डबल एम होना चाहिए। समेटिव असेसमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है सम यानी पूरा साल भर का टोटल assessment is used to evaluate student learning at the end of an instructional unit by comparing it against same standard or benchmarks. इस समय में हम क्या करते हैं, उसको रैंक देते हैं, ग्रेड्स देते हैं, जिससे बच्चे को समझ में आए कि हम किस लेवल पे हैं और अब बाकी बच्चे मुझसे कितना आगे हैं या मैं कितना पीछे हूं, तो वो खुद को असिस्ट कर पाता है समेटिव असेसमेंट से। समेटिव असेसमेंट मेन एग्जांपल है फाइनल एग्जाम का, क्योंकि फाइनल एग्जाम का आपको रिजल्ट भी मिलता है और आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं। तो समेटिव असेसमेंट आपका एग्जाम्पल है, समेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है जो आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंस, सबसे पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिव और समेटिव जो अपन ने समझा है उसी के बेसिस पे। इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, जब पढ़ाई करवा रही है टीचर तभी इवैल्यूएशन हो रहा है, तभी उसको बता रही है कि ये सही है, ये गलत है, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए या ऐसे इम्प्रूव करना चाहिए। आफ्टर द लर्निंग प्रोसेस और कोर्स कंप्लीशन, जब पूरा साल भर का कोर्स हो जाता है या एक सेमेस्टर का 5 महीने का कोर्स हो जाता है, उसके बाद जो एग्जाम होता है वो होता है
समेटिव असेसमेंट। मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस, इसमें क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं कि भाई बच्चा कैसे सीख रहा है वो चीजें, और इसमें ग्रेड्स असाइन कर दिए जाते हैं डायरेक्ट। इधर पे पर्पस इज टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस। पर्पस क्या है यहाँ पे कि भाई बच्चे को इम्प्रूव कराया जाए, जहाँ पे वो लैग हो रहा है, जहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रहा है, या जहाँ पे वो गलतियां कर रहा है, वो अपनी गलतियां पढ़ते पढ़ते ही सुधार ले। और यहाँ का पर्पस क्या है, इज टू एवेलुएट स्टूडेंट अचीवमेंट। और इधर का पर्पस है कि भाई उसने साल भर में क्या सीखा, 5-6 महीने में जो क्या सीखा पूरे सिलेबस से, उसका एवैल्यूएशन या उसके अचीवमेंट्स जो है वो फाइनल रिजल्ट में समेटिव के फॉर्म में दे दिए जाते हैं। एक्स क्लासरूम पोल और यूटी एक्सेप्ट। एग्जांपल इज क्लासरूम पोल, यूटी या क्लास टेस्ट भी कह सकते हैं उनको, एक्सेट्रा। और यहाँ पे एग्जांपल है मिड टर्म एग्जाम, फाइनल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। यहाँ पे मिड टर्म जो एग्जाम्स होते हैं या फाइनल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसके बेसिस पे। और यहाँ पे क्लासरूम के जो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लिखे थे, क्लास टेस्ट, ओरल टेस्ट, एफएस, वो इसके एग्जांपल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो 1-2 पॉइंट्स अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट शॉर्ट नोट्स में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आता है। आप इसको ही इलैबोरेट करके लिख सकते हैं। मैंने इतने पॉइंट्स लिखे हैं कि आपको अराउंड से 3 to 4 मार्क्स मिल जाएंगे। जो मैं एग्जांपल्स आपको ओरल बता रही हूँ वो आप जरूर अपने पेपर में ऐड करें। सक्सेसफुल लर्निंग डिपेंड्स लार्जली ऑन इफेक्टिव टीचिंग एंड क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। सक्सेसफुल टीचिंग किसे कहा जाएगा, या सक्सेसफुल लर्निंग डिपेंड्स लार्जली ऑन इफेक्टिव टीचिंग एंड क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। लर्निंग तभी सक्सेसफुल होगी जब टीचिंग इफेक्टिव होगी, जब टीचर को खुद को बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। अगर टीचर को खुद को नॉलेज नहीं है तो वो बच्चे को क्या पढ़ाएगा। अगर उसको खुद को, टीचर को कंफ्यूजन है या डाउट्स है तो वो बच्चों के डाउट्स कैसे क्लियर करेगा। तो इसलिए टीचिंग इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव टीचिंग एंड क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम, जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, टाइम टू टाइम एग्जाम्स लेना, ओरल टेस्ट लेना, क्लास टेस्ट लेना या क्लास में ही क्वेश्चनिंग करना, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ असेसमेंट। क्योंकि आप वहीं के वहीं बच्चे के डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हो और उसकी लर्निंग को इम्प्रूव भी कर सकते हो। सेकेंड, evaluation process should be such that it represents child personality holistically and in a reliable and valid manner. Holistically का मतलब है ओवरऑल उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे, एंड इन अ रिलायबल मैनर। तो उसको रिलायबल यानी बिलीवेबल मैनर में उसके पर्सनालिटी में चेंजेस दिखाई दे, उसका इम्प्रूवमेंट सबको नोटिसेबल हो, दिखाई दे। इट शुड प्रोवाइड कांस्टेंट फीडबैक। अब हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अच्छे जो वीक स्टूडेंट हैं उनको ही फीडबैक दोगे। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो इंटेलिजेंट है, जो शार्प है, उनको भी फीडबैक देना जरूरी है, जिससे उनकी लर्निंग और अच्छी हो सके, वो और आगे इम्प्रूव कर सके। तो आप फीडबैक किसके बेसिस पे दोगे? कोर्स कंटेंट के बेसिस पे, इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम प्रोसेस एंड एवेल्युएशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, टीचिंग टेक्निक्स जो भी यूज हो रही हैं, तो उसके बेसिस पे आप फीडबैक दे सकते हो कि भाई कोर्स कंटेंट ऐसा था। हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन किसी एक टॉपिक पे उसको बहुत ज्यादा डाउट हो या वो टॉपिक वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो, तो कोर्स कंटेंट का ये है। इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम प्रोसेस, क्लासरूम प्रोसेस में भी इफेक्टिवनेस बहुत जरूरी है। क्लास कितनी कंट्रोल्ड रहती है, टीचर किस तरीके से टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, बच्चे किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी सारे कितने एक्टिव हैं, एंड इवैल्यूएशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, जो टेक्निक्स यूज हो रही हैं या टीचिंग टेक्निक्स क्लास में टीचर यूज कर रही है, कोई चार्ट दिखा रहा है, कोई डेमो दिखा के अगर आपको क्लियर कर रहा है टॉपिक, तो उन सब चीजों पे भी फीडबैक आपका डिपेंड करेगा। टू क्लासीफाई ग्रेड्स और ग्रेड स्टूडेंट। अब आप स्टूडेंट को ग्रेड्स किस फॉर्म में दोगे? न्यूमेरिकल मार्क्स के फॉर्म में या ग्रेड के फॉर्म में? तो जब हम असेसमेंट करते हैं किसी भी तरीके का, तो एट द लास्ट हम उसको ग्रेड्स के फॉर्म में या न्यूमेरिकल वैल्यूज के फॉर्म में
कन्वर्ट करके बता सकते हैं, जिससे उसको इजीली समझ में आए कि 100 में से अगर मुझे 60 मिले हैं तो मेरे 40 मार्क्स कहीं ना कहीं मैंने खो दिए हैं, और वो 40 मार्क्स कहाँ गए हैं वो उसको क्लियर समझ में आ जाता है। टू गाइड इम्प्रूवमेंट, प्रोवाइडिंग फीडबैक। जब फीडबैक उसको देते हैं तो हम उसको साथ में गाइड भी करते हैं कि जहां पे वो पीछे रह जा रहा है या जहां उसको प्रॉब्लम हो रही है वो उसको कैसे सॉर्ट आउट करे, वो कैसे उससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। टू एनेबल स्टूडेंट प्रोग्रेशन, गिव क्लियर आइडिया ऑफ स्टूडेंट्स करंट लेवल ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब स्टूडेंट आगे कैसे बढ़ रहा है, किस तरीके से। तो जब हम फीडबैक देते हैं तो उसे एक क्लियर आइडिया हो जाता है कि मैं यहाँ पे पीछे हो रहा हूँ और मुझे इस पार्ट में ज्यादा वर्क करना है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इसको मैं पैरेलली थोड़ा सा कम ध्यान देके यहाँ ज्यादा ध्यान दे सकता हूँ। तो इस तरीके से वो अपना स्टूडेंट प्रोग्रेशन हम उसे बता सकते हैं। डायग्नोज फॉल्ट्स एंड एनेबल स्टूडेंट्स टू रेक्टिफाई, स्टूडेंट्स की गलतियां बताना कि भाई आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप पढ़ते तो अच्छा हो लेकिन आपने एक्सप्लेन अच्छा नहीं किया, या आपने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए। तो इस तरीके से उनकी फॉल्ट्स बताना और उसके बाद उनके रेक्टिफाई करना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उन्हें बताना कि यहाँ पे आपको ये चीज ठीक करनी है। नेक्स्ट है टू मोटिवेट स्टूडेंट। ऑफकोर्स ये सब चीजें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगी कि जब वो समझ जाएंगे कि यहाँ मेरी गलती है और मैं इसको सही कर लूंगा तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे या मैं इम्प्रूव हो जाऊंगा, तो बाय डिफॉल्ट वो मोटिवेट हो जाएगा। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, गिव अस फीडबैक ऑन हाउ टीचिंग इज गोइंग। और हमें भी फीडबैक मिलता है कि हमारी टीचिंग कैसी चल रही है। अगर मान लीजिए एक टीचर सेम टॉपिक, दो टीचर्स अलग अलग पढ़ा रहे हैं और एक टीचर का सारे बच्चों को समझ में आ रहा है वही टॉपिक और दूसरे टीचर का बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब टीचिंग में कहीं पे प्रॉब्लम है, टीचिंग टेक्निक में प्रॉब्लम है, या आप टूल्स प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हो, या आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है, या क्लास कंट्रोल सही नहीं है। तो इस तरीके से टीचर को भी पैरेलली फीडबैक मिलता है। इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट का। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंस का। टॉपिक पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।